नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल। और आज हम बात करेंगे मोहन भागवत के उस बयान पर जिसने देश की राजनीति में एक हलचल मचा दी है। जी हाँ, दरअसल एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कल ये कहा था कि कुछ लोगों को मंदिर मस्जिद की बात बार बार छेड़कर ऐसा लग रहा है कि वो हिंदुओं के नेता बन गए हैं, हिंदुओं के हितैषी बन गए हैं। कुछ इस तरह की बात जब मोहन भागवत ने कही तो अब पूरे देश में इस पर चर्चा शुरू हो गई है और कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उसमें भी खलबली है, क्योंकि मोहन भागवत के मुंह से इस तरह की बात आना और हिंदू मुस्लिम की बात कहना ये अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। इसी पर हम चर्चा भी करेंगे और जानेंगे कि इस बात के और क्या क्या मायने निकाले जा सकते हैं। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ विशाल तिवारी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं और साथ ही मेरे साथ भारत एक्सप्रेस उर्दू के एडिटर खालिद रज़ा खान भी जुड़ चुके हैं। तो इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या मायने। और खालिद रज़ा जी, आपसे तो मैं इसलिए जानना चाहूँगी क्योंकि हिंदू मुस्लिम यही सबसे ज़्यादा देश में इस समय चल रहा है। जब मोहन भागवत ने ये बयान दिया, क्योंकि आरएसएस की तरफ से जब भी कोई बयान आता था, चाहे इससे पहले आप बात करें कि उन्होंने कहा जनसंख्या ज़्यादा बच्चे पैदा करो, कुछ इस तरह की बात, जनसंख्या लगातार घट रही है, ये भी ठीक नहीं है। जब इस तरह की बात आती थी और आरएसएस की तरफ से जब कोई बयान सामने आता है तो लगता है कि वो हिंदुओं के पक्ष में होगा। लेकिन इस बार मोहन भागवत की तरफ से, और कट्टरवादी अगर मैं उनको कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा, इस तरह का बयान आना कि मंदिर मस्जिद को लेकर कुछ ज़्यादा ही अब इस तरह की चीज़ें सामने आ गई हैं, क्या लगता है? देखिए, मोहन भागवत आरएसएस के जो सरसंघचालक हैं वो बहुत ज़्यादा कट्टर नहीं हैं। पहले के जो सरसंघचालक रहे हैं उनके मुकाबले में अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीडरान से मुलाकात, मुस्लिम जो मुसलमानों का जो पक्ष है उसको जानने की इच्छा, और चाहे वो मौलाना अरशद मदनी जैसे मुस्लिम लीडर हों उनसे मुलाकात, मौलाना महमूद मदनी से मुलाकात, बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स हैं और कई मुस्लिम लीडर्स ने ख़ुद से भी इनिशिएटिव लेकर उनसे इसलिए मुलाकात करने की कोशिश की कि उनको लगा कि ये अकोमोडेटिव हैं, ये इनसे बात की जा सकती है। तो इस ज़ाविये से अगर इस एंगल से देखा जाए तो मोहन भागवत की इमेज बहुत कट्टरवादी वाली नहीं है। इसलिए, और ये जो बयान उनका आया है ताज़ा कि जिसमें उन्होंने कहा है कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजने की ज़रूरत नहीं है, तो ये उनका पहला बयान नहीं है। इससे चंद 1-1.5 माह पहले भी वो इस तरह का सेम बयान दे चुके थे। तो उस वक्त भी उन्होंने चेताया था एक तरह से ये सिर्फ मुसलमानों के पक्ष की बात नहीं है, बल्कि उन तमाम जो ऐसे लोग हैं जो फ्रिंज एलिमेंट जिनको हम लोग कहते हैं कि जो खामखा का नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी नेता किस कॉस्ट पर, वो समाज में डिफरेंसेस क्रिएट करके, समाज में नफ़रत पैदा करके, समाज में एक दूसरे कम्युनिटी के दरमियान दुश्मनी पैदा करके नेता बनने की कोशिश करें। उसी को उन्होंने चेताया है कि राम मंदिर एक आस्था का विषय था। राम मंदिर जब बन गया तो राम मंदिर के कॉस्ट पर ये अलाउ नहीं किया जाएगा। उन्होंने इतने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया है कि वो कोई भी हिंदू कम्युनिटी या हम लोग अलाउ नहीं करेंगे कि राम मंदिर के कॉस्ट पर कोई अपनी नेतागिरी चमकाए। तो और उसके अलावा फिर उन्होंने आगे कहा कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। देश में जो सौहार्द का माहौल है उसको बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। और भारत की ये खासियत रही है, ये भारत की ये क्वालिटी है कि वो इतना एकोमोडेटिव रहा है कि तमाम जो पंथ हैं, तमाम जो विचारधारा के लोग हैं, तमाम तरह के आस्था के लोग हैं, उनको एकोमोडेट करने की जो कैपेसिटी भारत में है वो किसी दूसरे देश में नहीं। ये सब बात तहजीब के लिए जो भारत है वो जाना जाता है। और पॉजिटिव बयान है जिसको वेलकम किया। सिर्फ मैं वेलकम नहीं कर रहा हूँ बल्कि विपक्ष के तमाम नेताओं ने, विपक्ष के तमाम नेता शशि थरूर, अफजाल अंसारी और सभी ने इसको सराहा है। लेकिन अफजाल अंसारी ने यह भी कहा कि वो बीजेपी को क्यों नहीं समझाते, ये भी बात अफजाल अंसारी ने कही है। तो विपक्ष के जो तमाम नेता हैं वो भी इसको सराहते इस बयान को नज़र आ रहे हैं। हम बीजेपी की अगर बात करें तो हम देखते हैं कि भले ही ऑनलाइन वो रिकॉर्ड ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि हर सलाह में बीजेपी आरएसएस को ज़रूर शामिल करती होगी। तो जब आरएसएस की तरफ से इस तरह का बयान सामने आ रहा है, लगता है अब कुछ बदलाव होंगे? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि अगर आप देखेंगे तो जैसे खालिद भाई ने कहा कि मोहन भागवत जो है ना बहुत कट्टरपंथी उनकी कोई वो बहुत सोच नहीं रही, छवि नहीं है। उस हिसाब से आप देखेंगे उनके तमाम पीछे के बयानों को आप अगर आप एनालाइज़ कीजिएगा। जहाँ तक बीजेपी की भी अगर लाइन आप देखें, अगर हाल फिलहाल कुछ जगहों पे आप देखें, संभल में आधिकारिक जो उसकी लाइन है
आधिकारिक लाइन मुझे नहीं लगता है कि कभी उसने संभल और कुछ चीज़ों पे उसने कुछ बोला है या उस प्रकार से एग्रेसिव जो बात होनी चाहिए, जो और मुद्दे उठा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ट्विस्ट क्या है कि देखिए संघ परिवार जो है पूरा, तो उसमें जाहिर सी बात है कि हर जगह पे थोड़े से नरमपंथ और गर्मपंथ, उग्रपंथी उस टाइप से, तो जो एक विचारधारा जो संघ या विश्व हिंदू परिषद या और बजरंग दल जो और आउटफिट्स हैं, तो उनकी एक वो रही है कि भाई हम जो जितने इस प्रकार के विवादास्पद मुद्दे रहे हैं हम उसको उठाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि उनको जो है मुझे लगता है कि शायद अब वो किस हद तक मानेंगे ये देखने की बात है। हाँ, क्योंकि आज की जो मौजूदा देश की राजनीति है खालिद जी, तो वो हम फंस के रह गए हैं। हिंदू मुस्लिम, मुसलमान हिंदू और मंदिर मस्जिद, यहाँ मंदिर था, यहाँ मंदिर मिला। मुझे लगता है कि हमने इस पर पहले भी बात की थी, कल भी बात की थी कि जो हमारी समस्याएं हैं, बेरोज़गारी, हम इस सब से अब भटक कर रह गए हैं। आज का यूथ आपको सोशल मीडिया पर इसी पर बहसबाजी करते हुए कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो क्या इस चीज़ को समझते हुए मोहन भागवत ने इस तरह का बयान दिया और उनको ये समझ में आया कि नहीं, ये एक गलत दिशा की तरफ जा रही हैं चीज़ें और इसको बदलने की ज़रूरत है? देखिए, मोहन भागवत ने साथ में एक और बयान दिया है कि भारत विश्व में जिस तरह की छवि बन रही है, भारत का की जो इमेज है और भारत जिस तरह से विश्व गुरु के तौर पर उभर रहा है, तो उस पर लगाम लगेगी ऐसी चीज़ों से। तो इस तरह इसलिए ऐसी चीज़ों को रोका जाना चाहिए। खामखा ऐसे मुद्दे जो समाज का सौहार्द बिगाड़ रहे हों, मुल्क का माहौल ख़राब कर रहे हों, तो ऐसे मुद्दों को ऊपर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इससे उस बात पर इफेक्ट पड़ेगा। हम दुनिया के लिए लीडर बनने जा रहे हैं, तो दुनिया का लीडर हम कैसे बनेंगे? दुनिया को हम रास्ता दिखाने की बात करते हैं और ख़ुद आपस में लड़ने की बात हम कर रहे हैं। वैसे मुद्दों को हम कुरेद रहे हैं जो समाज में नफ़रत पैदा कर रहा है। तो जो एक तरह से अगर देखा जाए तो 1991 का जो क्या है, वो जो रिलीजियस जो, हाँ, वो जो एक्ट है, उन्होंने उसको एक तरह से इंडोर्स कर दिया और उन्होंने कहा कि उन्होंने बल्कि और ये समाज में और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, गवर्नमेंट को भी उन्होंने संदेश दिया है कि नहीं, 1947 में जो के पहले 15 अगस्त 1947 के पहले तक जो स्टेटस था तमाम रिलीजियस प्लेसेस का, जो वर्शिप प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, तो वो वही स्टेटस होना चाहिए। हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत खोदने की कोशिश कीजिए। ये एकदम कड़ा संदेश है। इसको गवर्नमेंट को और तमाम बीजेपी, वो उनकी कामयाबी तभी मानी जाएगी जब बीजेपी के तमाम बड़े नेता उनकी इस बात को मान लेते हैं। लेकिन मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा अभी लगता है कि उम्मीद नहीं है, क्योंकि दरमियान में जो थोड़ी डिफरेंसेस की बात आ रही थी कि बीजेपी की जो लीडरशिप लोकसभा में है, जी, जो लीडरशिप गवर्नमेंट में है और आरएसएस की जो लीडरशिप है, दोनों के दरमियान उतना वो तालमेल नहीं रह गया। इसलिए अगर वो बात मनवा लेते हैं तो ये बहुत बड़ी कामयाबी। लोकसभा चुनाव के दौरान ये माना गया था और ये भी एक जिस तरह का रिजल्ट सामने आए थे, भले ही सरकार बनी एनडीए की, लेकिन उस दौरान ये बात भी सामने आई थी कि भाई आरएसएस से थोड़ा कटा जा रहा है, एक दरमियान दूरी है इनके, ये एक बड़ी वजह, हाँ, उसकी वजह भी यही मानी जा रही थी। तो शायद अगर ये बात आपने जैसा कहा कि मान ली जाएगी तो चीज़ें बहुत अलग होंगी। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि मोहन भागवत ये बयान दे रहे हैं, लेकिन इसके अलावा मैं सीएम योगी की बात करूं, कल भी उन्होंने बात की, हालांकि वसुधैव कुटुंबकम की उन्होंने बात रखी, सनातन के बारे में उन्होंने बात की थी। इससे पहले बटेंगे तो कटेंगे का नारा उन्होंने दिया, जो कि महाराष्ट्र के चुनाव में बहुत ज़्यादा वो नारा प्रसिद्ध हुआ और उसके तर्ज पर चलने की कोशिश की, बड़े बड़े बैनर्स लगे। तो क्या इन तमाम नारों पर रोक लगाने की कोशिश, बटेंगे तो कटेंगे, या फिर हम बात करें कि एक वो नेम बोर्ड वाली बात आ गई थी कि आपका जो ढाबा होगा, जो भी आपकी दुकान होगी, उसके आगे आपको एक बोर्ड लगाना है ताकि ये पहचान रहे कि किसकी दुकान है और क्या है। तो इन तमाम चीज़ों पर रोक लगाने की कोशिश मोहन भागवत अब इस तरीके के बयानों से करते नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है मोहन भागवत जी ने जो मतलब सैद्धांतिक रूप से जो बयान जो दिया है ना, लेकिन मुझे खासकर जो योगी आदित्यनाथ जी हैं और जो इस तरीके से जो हार्ड लाइनर जिसको हम कह सकते हैं, वो शायद इस बात को नहीं मानेंगे, मुझे ऐसा लगता है। चूँकि उनकी पूरी जो पूरी पॉलिटिकल ब्रांडिंग जो है वो उसी बिसात पर टिकी हुई है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने थोड़ा सा एक मॉडरेट या कहते हैं ना कि एक नेहरूवियन जो फेस या चेहरा 2047 की आप बात कर रहे हैं। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बात, जो संघ मोहन भागवत की जो चिंता है वो हिंदू पाकिस्तान को लेकर है। एक तबका भारत में रहा है कि जो एक मेजोरिटेरियन सोसाइटी की डोमिनेंस की जो बात होती है,
है ना। तो उस पर क्या है कि डर है कि जो उनकी अपने है कि कल के डेट में हम हिंदू पाकिस्तान की तरफ तो नहीं चले जाएंगे। हिंदू पाकिस्तान का मतलब है कि कट्टरपंथी या जो हार्डलाइनरशिप है वो हावी हो जाए, जो धर्म जो है जो हमारी एक डेमोक्रेसी है उस पर कहीं ना हावी हो जाए। लेकिन मोहन भागवत ने बयान जो दिया है हो सकता है इसका कुछ असर हो, लेकिन खासकर जो आपने चीज़ें गिनाई यूपी में जो बयानात हम कटेंगे तो मुझे लगता है कि वो शायद इससे समझौता नहीं करेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। नेम प्लेट विवाद आपको भी पता है कितना चला। लगा कि इसका असर होगा, हालांकि यूपी के उपचुनाव में उसका असर देखने को नहीं मिला। समाजवादी पार्टी ने उसे कैश कराने की कोशिश की, फिर खुद बीजेपी ने महाराष्ट्र में बैनर लगाकर बटेंगे तो कटेंगे नारा, बहुत अच्छी तरह याद है मुझे, जन्माष्टमी पर ये नारा सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया था एक मंच से, और ये बात उन्होंने कई बार दोहराई, सिर्फ एक बार नहीं कई बार दोहराई। तो क्या अब संघ कुछ और राह अपनाना चाह रहा है, और संघ क्या जो कहते हैं ना दूरदर्शिता, वो दूरदृष्टि संघ यानी कि मोहन भागवत को दिखाई दे रही है, इसलिए इस तरीके का बयान? देखिए, संघ जो है वो हमेशा दूरदृष्टि से काम लेता रहा है। संघ के अब 100 साल होने जा रहे हैं, तो अगर दूरदृष्टि नहीं होती, अगर फार साइटेडनेस नहीं होता उनके अंदर, तो इतना लंबा अरसा, इतने लंबे अरसे तक ऑर्गेनाइजेशन मुसलसल ग्रो नहीं करता रहता। तो आरएसएस की जो फार साइटेडनेस है वो एक अलग तरह की है, और जो पॉलिटिकल फार साइटेडनेस है दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। तो पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो अपना इमीडिएट फ़ायदा देखती है कि अभी हम इस इलेक्शन में कैसे इनकैश कर सकते हैं, और इस इलेक्शन को कैसे जीता जाए, किसी स्टेट के इलेक्शन को कैसे जीता जाए। लेकिन आरएसएस इस पर्सपेक्टिव में सिर्फ नहीं देखता है चीज़ों को। आरएसएस का जो बात हो रही कि 2047 में भारत कैसा होगा, तब हम विश्व पटल पर किस तरह से अपनी इमेज और अपनी छवि बना रहे होंगे, हम कितना पावरफुल होंगे ग्लोबल लेवल पर, आरएसएस उस पर्सपेक्टिव में देख रहा है। ये सिर्फ आरएसएस के लिए नारा नहीं है, पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए नारा हो सकता है। नरेंद्र मोदी एक पॉलिटिकल लीडर हैं, पीएम भी हैं, तो वो हो सकता है उनकी बातों को एक नारा की तरह लिया जाए। कि जैसे नरेंद्र मोदी की छवि को ये कहा जाता है, कट्टरवादी कहा जाता है, लेकिन हमने नरेंद्र मोदी को भी देखा है, हमने उनको ये देखा है कि वो सिर्फ देश नहीं विदेशों में भी जाकर ऐसा उनका व्यवहार कभी नहीं दिखा, वो सबको लेकर चलते हैं, ये देखा गया। यही सरकार है जिसमें 3 तलाक को लेकर भी कानून बना, यही वो सरकार है जिसमें मुस्लिम महिलाओं के बारे में सोचा गया, तमाम चीज़ों के बारे में सोचा गया। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर भी कट्टर इमेज उनकी भी बनाना मुझे लगता है अब छोड़ना चाहिए। देखिए, जो विपक्ष या जो आम तौर पर जो मुस्लिम लीडरशिप है वो नरेंद्र मोदी को, जो आप बात बोल रहे हैं, जो एग्जाम्पल्स आपने गिनवाए, उस पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीडरशिप का ये कहना है कि अब नरेंद्र मोदी या उनकी जो गवर्नमेंट है ऐसे इश्यूज़ को टच कर रही है या ऐसे इश्यूज़ को फोरफ्रंट पर लाने की कोशिश कर रही है जो मुसलमानों को या मुस्लिम महिलाओं को या मुसलमानों को आम तौर पर उनको बेनिफिट देने से ज़्यादा वो एक दुखती नब्ज़ है, वो दुखती नब्ज़ पर हाथ रख रहे हैं। और वो इमोशनल कार्ड, दुखती नब्ज़ पर हाथ रखना मतलब थोड़ा सा ऐसे इश्यूज़ को लाना कि पब्लिक समझे कुछ और हो कुछ और रहा हो। जैसे एक रहेंगे सेफ रहेंगे, उन्होंने नारा वही दिया, बटेंगे तो कटेंगे, और एक रहेंगे सेफ रहेंगे, दोनों एक ही तरह की चीज़ है, लेकिन वो बहुत ही जिसको कहते हैं कि सटल तरीके से वो अपनी बात रखते हैं। वो सांप भी भर जाओ लाठी भी ना टूटे। जी, बस तो वो मामला वही है। और ये भी शिकायत है मुस्लिम लीडरशिप को कि वो यहाँ तो मुसलमानों को बस एक नारा उनका है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन आम तौर पर ऐसा प्रैक्टिकली नहीं दिखता है। कुछ लिंचिंग हो रही है या कुछ और ऐसे मामलात होते हैं मुसलमानों के साथ, तो वो खामोश रह जाते हैं। अच्छा, लेकिन जब वो विदेश जाते हैं तो तमाम उन मस्जिदों में भी जाते हैं, तमाम उन मुसलमानों से मुलाकात करते हैं। यस, और इससे पहले सऊदी अरब और तमाम जो मुस्लिम देश हैं वहाँ भी, ब्रुनई गए वो, और तमाम मुस्लिम देशों में जाते हैं, वहाँ की लीडरशिप से मिलते हैं। लेकिन वही जब यहाँ आते हैं तो उनकी सोच में थोड़ा यहाँ के मुसलमानों को लेकर वो उदारता नहीं दिखती है। ये मुस्लिम लीडरशिप का, ये जो मैं बात बोल रहा हूँ, ये मुस्लिम लीडरशिप और मुस्लिम जो आवाम है उसका ये परसेप्शन है। तो मतलब ये आपको भी लगता है? मैंने इस लाइव की शुरुआत में ही कहा था, क्योंकि हिंदू मुस्लिम्स की बात होती रहती है। खालिद रज़ा खान आप हैं, तो आपका भी यही मानना है या इसके इतर एक पत्रकार होने के नाते आपको क्या लगता है? देखिए, एक पत्रकार होने के नाते हम ये चाहेंगे कि हम जो आम तौर पर हम लोग भी हर जो पत्रकार भी किसी न किसी समाज से, किसी न किसी जो भी है वो सेक्ट से
कहीं ना कहीं से वो जुड़ा हुआ होता है। तो हम एक पत्रकार के तौर पर अपनी बात रखने से ज़्यादा, अपने व्यूज़ रखने से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा कि जो हम जो एक आम तौर पर जो मुस्लिम मतलब एक सोसाइटी है, perception यही बना जी हुआ है मुस्लिम जो आपका सोसाइटी कहना है, जो मुस्लिम सोसाइटी है, मैं उसकी बात रखूँगा एक पत्रकार वो एक परसेप्शन मुस्लिम सोसाइटी के अंदर जो परसेप्शन है, हाँ, उस परसेप्शन को मैंने रखा कि नरेंद्र मोदी को वक्फ लेकर। बोर्ड की बात मैं आपसे करूँ क्योंकि वक्फ बोर्ड बहुत सारे मुस्लिमों से जब मेरी बात हुई तो उसमें ज़्यादातर मुस्लिम ऐसे थे जिनको जो वक्फ बोर्ड का समर्थन नहीं करते थे और उनका कहना था कि ज़मीन हड़पना ये सब वक्फ बोर्ड में होता गया है, शामिल होता गया है। उसके बारे में जानूंगी, लेकिन उससे पहले क्योंकि जैसे वक्फ बोर्ड की बात हो रही है उसी तर्ज पर सनातन बोर्ड बनाने की मांग भी उठी है, तो ये तमाम चेंजेस जो हैं ये किए जा रहे हैं। क्या लगता है ये चेंजेस हो जाएंगे या अब आरएसएस कुछ इसमें हस्तक्षेप करने जा रहा है? इस बयान से हम ये मायना निकाल सकते हैं? देखिए, आरएसएस सैद्धांतिक मतलब ये कहता है कि हम एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है और वो सिर्फ जो है एजुकेशन और कुछ चीज़ों के ऊपर सरकार को सलाह मशवरा देता है, मतलब वो सैद्धांतिक उसकी जो लाइन रहती है। लेकिन जो हमने कहा ना कि उसकी जो राजनीतिक ज़मीन है, जो पूरा डीएनए है ना, वो उसकी अपनी एक राजनीति है, उसी के ऊपर वो बने हुए हैं और मुझे लगता है कि तुरंत उसमें बदलाव नहीं आएगा। जैसे मोहन भागवत ने जो कहा, मुझे लगता है कि शुरुआत हो सकती है ना, एक मॉडरेट और एक सबको लेकर चलने की जो बात है, तो मुझे लगता है कि शुरुआत है, अच्छी चीज़ है ना। लेकिन बहुत ज़्यादा आप अगर सोच रहे हैं कि बड़ा कुछ क्रांतिकारी मतलब चेंजेज पूरा हो जाएंगे, साहब उन्होंने कहा खालिद भाई ने कि आप विदेश जाते हैं तो एक अलग, यहाँ तो जो घरेलू जो आपकी जो जाते हैं तो अलग बॉडी लैंग्वेज, अलग तरीके से आप होते हैं, जो आप कहना चाह रहे हैं, और जब आप भारत होते हैं, अपने देश में होते हैं, तो फिर यहाँ पर जो बयान आते हैं वो कुछ अलग कहते हैं। आपका ये कहने का मतलब है। तो अब देखने वाली बात ये होगी, वक्फ बोर्ड पर मैं आ रही थी, वक्फ बोर्ड के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, वक्फ बोर्ड चूँकि अभी अब जेपीसी उस पर काम कर रही है लेकिन कुल मिलाकर वक्फ बोर्ड का मामला मैं एक दो लाइन में बस यही कहूँगा कि जो आम तौर पर मुसलमानों में परसेप्शन है और जो विपक्ष के लोग जिस आवाज़ को उठा रहे हैं वो मुसलमानों की एक जनरल आवाज़ उठा रहे हैं। उस मुसलमानों में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ विरोध में हैं और कुछ पक्ष में हैं। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा तबका जो है इस बिल के विरोध में है, जो मैं देख पा रहा हूँ और उस विरोध की वजह यह है कि गवर्नमेंट का हस्तक्षेप क्यों होना चाहिए। अब कि गवर्नमेंट, अब सपोज मेरे पास कुछ ज़मीनें हैं, मैंने ज़मीन को वक्फ़ कर दी। वक्फ़ करना मतलब इसको दान देना इन द नेम ऑफ गॉड, अल्लाह के नाम पे दान देना, उसके बाद फिर उसको भूल जाना। यानी उसका वो दान का पर्पस होता है कि वो सोसाइटी में कुछ उसका पॉजिटिव या फिर कुछ ऐसी ज़मीनें जिसका कोई मालिकाना हक नहीं है वो वक्फ बोर्ड के पास चली जाती हैं, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं? नहीं, वक्फ का मतलब ही है ऐसी कोई ज़मीन नहीं, वो वक्फ के दायरे में आएगी ही नहीं वो ज़मीन कि जो कोई अनक्लेम्ड लैंड है और उसको वक्फ चाहे तो, क्योंकि जब तक उसके पास वो विल नहीं होगा, वो वक्फ के लिए विल होना ज़रूरी है, क्योंकि हमने अपनी ज़मीन वक्फ कर दी, डेडिकेट कर दी अल्लाह के अपनी इच्छानुसार, वही वक्फ होगी। और तो वो वक्फ पहले अब प्रॉब्लम यह है कि आज से 500 साल 600 साल पहले जो ज़मीनें वक्फ की गई हैं वहीं पर तकरार वहीं पर है कि उनका यूज़ जो उसमें जो क्या है लैंड बाय यूज़र्स, और वो जो है कि एक आदमी जब यूज़ कर रहा है 500 साल से, तो उसके बाद कोई ज़रूरी नहीं कि उसके पास अभी वक्फ पे यही इल्ज़ाम लगा है कि कोई भी ज़मीन जिसका कोई ना हो वक्फ उस पर कब्जा कर लेते हैं, वक्फ बोर्ड उस पर कब्जा, ये जो एक इल्ज़ाम लगा है। मुझे लगता है कि मैं चूँकि बहुत सारे वक्फ के जो डिफरेंट स्टेट्स के जो वक्फ बोर्ड रहे उनके साथ मेरा इंटरव्यू लेने के ज़रिए या फिर बहुत सारे तरीक़ों से मेरा कांटेक्ट रहा है, तो ये कि कोई अनक्लेम्ड ज़मीन है उस पर वक्फ जाके क्लेम कर दे और उनकी हो जाएगी, ये खामखा का एक मुझे लगता है कि एक कैंपेन, असर मिस कैंपेन है, ये एक तरह का ये रूमर मॉन्गरिंग है। ये ऐसी हकीकत नहीं, वो कैसे कोई क्लेम कर देगा। अगर वक्फ ने क्लेम कर दिया तो वक्फ के पास वो
कागज़ होनी चाहिए या ये जिसको कहते हैं यूज़र, वो कितने ज़माने से हैं, कितने ड्यूरेशन, 500 साल से 200 साल से अगर वो लैंड यूज़ कर रहे हैं तब एक क्लेम वो बना सकते हैं। लेकिन एक यूं ही जिसको कहते हैं कि एक अनयूज्ड लैंड है और उस पर कैसे वो क्लेम कर सकते हैं विदाउट एनी पेपर। क्योंकि वक्फ की मैंने चर्चा इसलिए की और आपसे मैंने ख़ास तौर पर इसलिए चर्चा की क्योंकि जो मुस्लिम्स हैं उनकी अपनी कुछ बात है, जो हिंदू हैं उनकी अपनी कुछ बात है, और वो बात को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने वक्फ के बारे में मुझे भी समझाया कि भाई ये होता है वक्फ, ऐसे होती हैं चीज़ें, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो डिजिटल हम आपसे रूबरू होते हैं, ये यही समझाने के लिए रूबरू होते हैं कि इस बात को समझें, कमेंट में अपनी राय भी दें और ज़रा समझें कि राजनीति में ना पड़ के कैसे देश हित के लिए भी हम घर बैठे अपना योगदान कर सकते हैं और कैसे इन बातों को समझ सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। आज के इस डिजिटल लाइव में इतना ही। नमस्कार।